हेलो एवरीवन। डेट है आज की 12 जनवरी 2025 और अब हम करने वाले हैं यूनियन एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चैप्टर। तो सबसे पहले समझना, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो सिस्टम है, पोर्टफोलियो सिस्टम इसे बोलते हैं, ये स्टार्ट किया था लॉर्ड कैनिंग ने बाय इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसके बाद यूके में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इट इज दे आर गाइडेड बाय द कन्वेंशन, एज पर कन्वेंशन, जबकि इंडिया में इट इज गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इट हैज बीन मेंशन एंड कोडिफाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि यूके में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी रिटर्न नहीं है, तो वो कन्वेंशंस एंड जुडिशियल डिसीजन से ही चलते हैं एंड डिफरेंट लॉज से। तो वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज गाइडेड बाय द कन्वेंशन। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, अपॉइंटमेंट, ओथ एंड सैलरी। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द पीएम एंड पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जबकि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द सीएम एंड सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम, जबकि स्टेट में अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। ठीक है। ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में, जबकि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। इसके बाद सैलरी इज डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट, जबकि स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स के केस में सैलरी इज डिटरमिन्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 74 सेज कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम कैन एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट पे वो जो भी एडवाइसेस होंगे वो बाइंडिंग होंगे, बट एक बार चाहे तो प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, बट उसके बाद जो भी एडवाइस होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, गवर्नर को एडवाइस करेगा। बट अगर कुछ वैसे फंक्शंस हैं जो कि गवर्नर के डिस्क्रेशन पे हैं, तो उन डिस्क्रेशनरी मैटर पे गवर्नर का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। ठीक है। इसके बाद जो भी एडवाइस टेंडर्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट, मतलब जो भी ये एडवाइसेस देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो कोर्ट में उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती है। Even after the dissolution of the Lok Sabha or State Legislative Assembly, the Central Council of Ministers as well as the State Council of Ministers do not cease to hold office. मतलब लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व हो भी जाए तो भी सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर्स या फिर स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स उनका ऑफिस सीज नहीं होगा। ठीक है। फिर wherever the constitution requires the satisfaction of the president or governor, the satisfaction is of the central council ministers or state council ministers and not of the president or governor alone. तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नर या प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सेटिस्फैक्शन। इसके बाद आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 बताता है कि हम लोग, आर्टिकल 75 है सेंटर के लिए जबकि आर्टिकल 164 है स्टेट के लिए। तो आर्टिकल 75 क्या कहता है कि मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे? मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे बाय द प्रेसिडेंट सेंटर के केस में, और जबकि स्टेट के केस में मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम सेंटर के केस में, जबकि ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम स्टेट के केस में। एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है। तो मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हो गया आर्टिकल 75 में। जबकि आर्टिकल 164 कहता है कि मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है। फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स कितने होंगे। तो इन्होंने बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% तक हो सकता है सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर्स, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% तक हो सकते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इंक्लूडिंग द पीएम और सीएम। ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 15%, तो उससे ज़्यादा सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर्स नहीं होंगे। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% ज़्यादा स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स नहीं होंगे। बट स्टेट लेजिस्लेचर के लिए मिनिमम भी दिया है, मिनिमम कितने मिनिस्टर्स होंगे? मिनिमम है 12, बट सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर्स के लिए मिनिमम अमाउंट, मिनिमम नहीं है गिवन, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे। अच्छा, अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर एंटी डिफेक्शन एक्ट, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा वो मिनिस्टर, वो पर्सन टू बिकम अ मिनिस्टर। ठीक है। इसके बाद जो एग्जैक्ट साइज एंड क्लासिफिकेशन है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जैक्ट साइज एंड क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं है, बट
इट इज डिटर्मिन बाय द पीएम और सीएम एज पर द टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन। इसके बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्वेश्चन आया भी था 2013 में प्रीलिम्स में। तो दे आर नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, एंड स्टेट के केस में टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद पर्सन, अगर कोई भी पर्सन है जो कि मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, तो क्या वो मिनिस्टर बन सकते हैं? आंसर इज यस, बन सकते हैं, बट मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए बन सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 88 एंड आर्टिकल 177 कहते हैं कि जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके पास राइट टू स्पीक है इन बोथ द हाउसेस, चाहे वो किसी भी एक हाउस के मेंबर हैं, बट उनके पास राइट टू स्पीक है एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स इन बोथ द हाउसेस। लेकिन वोट सिर्फ वहां पे ही कर सकते हैं जहां पे वो मेंबर है। तो आर्टिकल 88 है पार्लियामेंट के लिए एंड आर्टिकल 177 है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर का? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूपीएससी 2018 में इन्होंने पूछा भी था प्रीलिम्स में, तो एक स्टेटमेंट था, तो उसमें लिखा था दे वर्क एज अ टीम, स्विम्स एंड सिंक्स टुगेदर। तो मिनिस्टर्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दे वर्क एज अ टीम, स्विम्स एंड सिंक टुगेदर। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स फ्रॉम द राज्यसभा और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सारे के सारे मिनिस्टर्स, पूरे सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, और सिमिलरली स्टेट काउंसिल मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो। इसके बाद कैबिनेट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स, फेलिंग सच रिजल्ट्स इन रेजिग्नेशन। जो भी कैबिनेट डिसीजंस होते हैं वो सभी मिनिस्टर्स पे लागू होते हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पे एंड अदर मिनिस्टर्स पे भी लागू होते हैं। अगर कोई भी एक मिनिस्टर नहीं मानता है उस बात को तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, which means that the president or governor on the advice of the PM or CM can remove a minister even at a time when the COM enjoys the confidence of the Lok Sabha। मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कॉन्फिडेंस है लोकसभा का, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ है, तो भी चाहे अगर तो प्रेसिडेंट पीएम के एडवाइस पे चाहे तो रिमूव कर सकता है मिनिस्टर को। ठीक है। इसके बाद इंडिया में कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जबकि ब्रिटेन में उनके पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जो भी एक्शंस लेंगे दैट विल बी लीगली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। इसके बाद अदर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इट इज डेल्ट इन बाय आर्टिकल 74 एंड 75। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड वाइडर बॉडी है, इसमें 60 to 70 मिनिस्टर्स होते हैं, इंक्लूड्स ऑल द 3 कैटेगरीज। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तीनों ही कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं, कौन कौन से? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से मिनिस्टर होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एज वेल एज डेप्यूटी मिनिस्टर्स। एंड डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। तो ये गवर्नमेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए एक बॉडी की तरह ये मीट नहीं करते हैं ये, बट कैबिनेट जो है कैबिनेट वो मीट करते हैं एज अ बॉडी। ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंप्लीमेंट्स द डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट। अभी कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे। कैबिनेट जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसका पार्ट नहीं था, बट बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको आर्टिकल 358 में डाल दिया गया, 352 में डाल दिया गया, विच ओनली डिफाइंस द कैबिनेट। वो सिर्फ कैबिनेट को डिफाइन करता है बट उनके पावर्स एंड फंक्शंस को नहीं बताता है, आर्टिकल 352। ये स्मॉलर बॉडी है, 15 to 20 मिनिस्टर्स इसमें होते हैं, इंक्लूड्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली, एंड मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। एंड दे मीट्स एज अ बॉडी फ्रीक्वेंटली एंड टेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डू नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, बट कैबिनेट मीट्स एज अ बॉडी फ्रीक्वेंटली एंड ट्रांजैक्ट्स बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। एंड कैबिनेट सुपरवाइजेज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजंस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। इसके बाद एक है बॉडी किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट इज एन इनफॉर्मल बॉडी कंसिस्ट ऑफ द पीएम एंड उनके 2 से 4 इन्फ्लुएंशियल कलीग्स, जो कि हो सकता है कि मिनिस्टर्स नहीं है, ये भी हो सकता है। तो कंपोज्ड ऑफ नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स बट आल्सो आउटसाइडर्स लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड फेनोमेनन ऑफ किचन कैबिनेट जो है ये सिर्फ इंडिया के लिए यूनिक नहीं है, ये टर्म ये यूएसए में भी है, ब्रिटेन में भी है, तो काफी जगह पे है किचन कैबिनेट। अच्छा, अब समझना नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हो सकता है, लेकिन सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंट्रोडक्शन जो होगा, इनिशियल जो इंट्रोडक्शन होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन का। एंड इट कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द पीएम अलोन। ये सिर्फ अलोन पीएम के लिए नहीं हो सकता है, ये पूरे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन।
जबकि सेंसर मोशन क्या होता है, सेंसर मोशन किसी भी एक मिनिस्टर के लिए भी हो सकता है। इट कैन बी पास्ड ईदर अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड इसके बाद एक और पॉइंट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स प्लेस व्हेन ऑल द मिनिस्टर्स हैव टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस। तो कब माना जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन गया सेंट्रल गवर्नमेंट का? जब सारे के सारे मिनिस्टर्स ने अपना ओथ ऑफ ऑफिस ले लिया, तब माना जाएगा कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यूनियन एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खत्म होता है अब। थैंक यू।